आगे चलते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं को और गहराई से समझते हैं कि हमारे पास सेगमेंट क्या है। राइट एनसीईआरटी की क्लास का टाइम यही है जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं। बहुत अधिक होगा तो आधा घंटा ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि 6 बजे की बजाय 5:30 बजे हो सकती है। इससे ज्यादा कोई ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए इसमें। राइट चलिए, तो आपकी क्लास ना छूटे। अब हम लोगों ने कल क्या डिस्कशन किया था, आते हैं हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे। अब बिल्कुल फोकस रखो, ठीक है। और जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है उजांग सर को डेमो ले रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा आज तकलीफ होने जा रही है, क्योंकि कल मैंने बहुत गंभीरता से आपको एक मैप के बारे में पढ़ाया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसे लिंक करती है, सॉइल का बेस क्या होता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लिंक करते हुए सोसाइटी और कल्चर को लिंक किया था। राइट, अब आपने पढ़ा मेरे साथ, डेफिनेटली आपको बड़ा मजा आया होगा। कई लोगों ने सोचा रहे मजे मजे की क्लास चलती है, लेकिन मजे मजे में सजा देना मेरी आदत है, और डे 1 से ही हम टेस्ट शुरू कर देते हैं। तो भैया आप चलो शुरू हो जाओ, टेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। क्लियर है? चलो भाई, थोड़ा सा हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत डिस्कशन किया, क्यों वो एक हड़प्पा की जगह पे हुआ, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे उसका भौगोलिक कारण क्या था। सान्याल ने जो अभी नई किताब अपनी निकाली है, जो रिसर्च निकाली है, वो पढ़ाया मैंने। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो नई नई चीजों के साथ जोड़े। ठीक है, अब चलो शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, शुरू करो शुरू करो शुरू करो, आंसर दो। चलो इसको क्लास में करना शुरू कर देते हैं। जिनको लग रहा था कि डेमो क्लास चल रही है उनके लिए अभी मैं सबसे काउंसलर का मेरे पास से यहां से कॉल या मैसेज जाएगा, आपको सबको भेजना पड़ेगा अपना नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर द कोस्टल एरियाज। हड़प्पा सभ्यता के या का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल भारतीय तटीय क्षेत्र के पास स्थित है। राइट, कौन सा होगा? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, कालीबंगा और सुरकोटदा, कौन सा इसमें से जो है वो यहां पर उपलब्ध है? हां जी, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल तटीय क्षेत्र के पास स्थित है? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, क्या बात है, इतनी गलतियां कल पढ़ाई हुई चीज में। कालीबंगन, सुरकोटदा। बाप रे बाप, इतनी मारा पीटी। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी, बचा एबीसीडी 4 ही है। ठीक है, ये वाली। इसको खोलो, ये खोलो। डन। देखो कितना मजा आया, अभी देखेंगे आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। इसको इसमें मत ओपन किया करो, इसमें पीडीएफ नहीं खुलता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर सरसों के बीज पाए गए थे? मस्टर्ड सीड्स वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। कल मैंने बताया था सरसों पाया जाता है। ठीक है, धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल, कहां पर मस्टर्ड सीड्स पाए गए थे? धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल। हो गया। थर्ड, विच ऑफ दीज हड़प्पन साइट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सभ्यता, पूर्वी स्थल सीमा का निर्माण कौन करता है? मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। अगर ध्यान से कल आप लोगों ने मैप जो मैंने बनाया था उसको आप देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। राइट, डन। अब देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। तीन क्वेश्चन हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट द मॉर्कन कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल
मकरान तट पर स्थित है? आप मैप से सारा बेस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? सुतकाको, देसालपुर, लोथल और धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट मकरान कोस्ट? चलिए नेक्स्ट वन, सुतकाको, देशलपुर, लोथल, धोलावीरा। नेक्स्ट वन, द हड़प्पन सिटी ऑफ राखीगढ़ी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्लियर? 5 क्वेश्चन ये आंसर देख लेते हैं किन किन महावीरों ने क्या क्या काम किया। अब देखिए, आप लोग सोच रहे थे उजांग सर तो डेमो क्लास ले रहे हैं, यहां पहली क्लास में मेंस और प्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, हालत पहले ही खराब हो जाती है, भगने वाले भग लेंगे अब धीरे से। चलिए देखते हैं, पहले का डी, दूसरे का बी, सेकेंड बी, थर्ड का ए, बड़गांव मानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। चौथे का ए, सुतकाकोह और सुतकागेंडोर। फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी, फर्स्ट डी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ बी। राखीगढ़ी घग्गर नदी, राइट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि इसको क्लास में नहीं कराया गया, राइट। अब यहां पर यह समझना जरूरी है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास के नोट से नहीं थे, लेकिन वो थे आपके मैप के अंदर। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो वो आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या था? आप में से कई लोगों ने कल मैपिंग को ध्यान ही नहीं दिया। ये जानबूझकर क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट से ना देकर मैप से दिया गया। आपको बताना जरूरी है कि बीटीएल क्या होता है। कल मैंने आपको इंटरलिंक बता दिया, कल मैंने आपको ये बता दिया कि उसको जो है वो आप कैसे लिंक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई लोगों ने कल बड़ा लाइटली लिया। कल लोगों ने मैप नहीं बनाया, ना मैप ध्यान से पढ़ा। कई लोगों ने बाद में पूछा क्या सर वो बनाना था, इस तरह के क्वेश्चन आए और अब इसी तरह पढ़ते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एनसीईआरटी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो प्री में इस बार आए थे वो बॉक्सेस के अंदर, मैप के अंदर दिए हुए थे और वहां से उठाकर क्वेश्चन उसने जो है यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर आपको पढ़ने का इसलिए शौक है कि नहीं एनसीईआरटी नाम से हम फैशन क्रिएट करेंगे, सॉरी टू से ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपका पर्पस ये है कि नहीं एनसीईआरटी मुझे निचोड़कर यूपीएससी के साथ एकदम हिट कर देना है यूपीएससी के क्वेश्चन, तो स्वागत है आपका क्लास में। लेकिन जब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ने जा रहे हैं तो तरीके बिल्कुल अलग होंगे। वो जो चीजें तुम्हें फालतू लग रही थी वो चीजें तुम्हारे काम की हो जाएंगी। इसीलिए जानबूझकर टेक्स्ट से हटकर कल मैंने अभी जो है इसमें से 2 क्वेश्चन रखे। क्लियर है? उसका रीजन यही है कि आपको जब कल मैंने मैप कराया था तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको लगा शायद कुछ उजांग सर कुछ प्रमोशनल बकवास कर रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको नहीं पता कि अगर आप घूमने फिरने आए हैं, आप फ्री क्लास है तो चलो तफरी कर लेते हैं, बहुत दिन से उजांग सर को देखा नहीं, देख लेते हैं,
तो अगर इसलिए पर्पस से आए तो कोई मतलब नहीं आपके जीवन का। वो 1 घंटा 1.5 घंटा भी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता था, ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और अगर 2 नंबर भी एग्जाम में मेरा हिट कर गए तो इससे मेरा काम हो सकता। अब दोबारा आप जाएंगे और दोबारा मैप्स पढ़ेंगे। क्लियर है? दोबारा मैप्स पढ़ेंगे, और जब मैप्स पढ़ेंगे तब आपको जो है पता चलेगा कि हमसे कल बेसिक गलतियां हुई थी। क्लियर? चलिए, तो आगे से जिसको आप बेकार समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले कुछ समय से, जो उसका डोमिनेंस हुआ है, ऐसी चीजें जिसको स्टूडेंट, जब पहली बात तो वो क्रैक्स बुक पढ़ता है, वो फैक्ट फाइल पढ़ता है, वो सोचता है रट के काम चल जाएगा, और दूसरा उसको लगता है कि अरे वो इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ लो, इसी में हमारा प्री जो निकल जाएगा। बस ये यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है ना, वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। क्लियर है? तो आगे से अभी फिर कल टेस्ट होगा, आज जो पढ़ाऊंगा उस पर कल टेस्ट होगा, पूरी अब क्लास अटेंशन में रखना। यही मेरा तरीका, इसको बीटीएल बोलते हैं, बिटवीन द लाइन। जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो हम क्यों ना एग्जामिनर की जो है दिमाग को पकड़ लें, और जो वो डिमांड कर रहा है वही हम सप्लाई कर दे, सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही चीज तुम्हें ये झटका देना बहुत जरूरी था। नहीं तो डेमो के नाम पर, प्रमोशन के नाम पे बहुत से लोग जो है वो ढेर सारे मैसेजेस कर रहे थे। अब होश में आ जाएंगे, जिसके भी नंबर कम है एक बार अपने आप को देखे ध्यान से, और अब होश में आ जाए कि अगले पता नहीं कल उजांग सर मेंस का क्वेश्चन ना दे बैठे, और मेरे क्वेश्चन का तरीका भी अलग होता है। तो आप यहां मेरे साथ निचोड़े जाओगे। एनसीईआरटी में तभी आपका स्वागत है जब आप निचोड़े जाने के लिए तैयार हो, कि हां मेरा टीचर मुझे रगड़ेगा कायदे से, लेकिन बना के मुझे भेजेगा। अगर आप ये थोड़ा सा चबी चबी टाइप के हो कि नहीं लग रहा है, नहीं बाबू भैया करके थोड़ा फैक्ट पढ़ा के निकाल दिया जाएगा, तो इस क्लासेस में मत आना, मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं। ठीक है? यूपीएससी अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर एग्जाम क्रैक करना है स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए स्वागत है, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग होंगे।
लिखो प्री वैदिक पीरियड। हड़प्पा के बाद, आफ्टर हड़प्पा, दिस हैपेंड आफ्टर हड़प्पा, लिखो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात एक सभ्यता आती है। सभ्यताओं का विस्तार रहता है, सभ्यता नदियों की तरह होती है, दैट्स फ्लो ऑफ रिवर, दैट इज अ प्री वैदिक पीरियड, राइट, दिस इज नोन एज प्री वैदिक पीरियड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वैदिक पीरियड? इसको लेकर बहुत कैओस है एक्चुअली। जब आप मेरे साथ हिस्ट्री की क्लासेस में आओगे, जब हम जो है लार्जर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, आपको पता चलेगा कि इतिहास में इसमें कहा गया आर्यंस इन्वेडर्स थे, जो एक जिसे कहते हैं सेंट्रल एशिया के पार्ट, ऑस्ट्रिया के पार्ट से वो यहां तक आए। बट जो थ्योरीज मैंने अभी पढ़ी हैं, जिस पर रिसर्च मैंने जो अभी देखा है, उसमें कहा गया आर्यन यहां के मूल निवासी थे। तो इतिहास बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है। जब आप इतिहास की क्लास में जाओगे, ये देखोगे कि हम देखने का नजरिया क्या है। इट्स माई पर्सपेक्टिव, हाउ वी सी द हिस्ट्री। तो एक ही चीज को देखने के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूडनल और पर्सपेक्टिव बेस्ड। हम हिस्ट्री को किस रूप में देख रहे हैं। जब आप जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताऊंगा। मेरे जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कि मैंने उनको एक कॉन्स्पिरेसी पढ़ाई कि कैसे जेम्स मिल के समय से ही पूरे लिटरेचर में बदलाव किया गया। हमारे पूरे एविडेंसेस में, इंस्टीट्यूशंस में देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन द हिस्ट्री एविडेंसेस, और वहां पर वो एविडेंस रखे गए बेसिकली जो हमारी इतिहास को एक अलग तरीके से दिखाते हैं, वेस्टर्न नजरिए से दिखाते हैं। सो यहां पर हम लोग आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक अलग ही नई डिबेट को जन्म देंगे, राइट। प्री वैदिक पीरियड लिखो। यह सभ्यता किसके समय आई, ठीक है। इस सभ्यता के जनक, स्थापित करने वाले कौन थे? द सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, राइट, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। The main source of knowledge about the pre-Vedic period, look, the main source of knowledge about pre-Vedic period is known as ऋग्वेदा। पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। राइट, ऋग्वेद, द वेद इज संस्कृत वर्ड। वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद का मतलब होता है टू नो, जानना, ठीक है, जानना। और जो ये वेस्टर्न हिस्ट्री है, इसके हिसाब से इसका समय 1500 से 1000 बीसी माना जाता है, 1500 to 1000 बीसी। द ऋग्वेदास, वेदा मीन्स इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स नॉलेज। ये जो नॉलेज का बेस था, याद रखिएगा, ये हाइम्स पे बेस था। ये श्रुतियां थी, यानी सुनी जाने वाली। इनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। अपने समय के बहुत समय बाद ये जो है रिटन किए गए थे, ताम्र पत्रों पे, जो है तमाम पत्तों पे लिखे गए थे। बट शुरुआती दौर में ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा थी, यानी टीचर पीपल रिलेशनशिप था। गुरु एक योग्य शिष्य को चुनता था, एक संस्कार होते थे, उसके बाद गुरु से ये शिष्य की तरफ जाता था, यानी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को इसको बताता था, इसके सही मतलब को समझाता था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया, जब इतिहास में आप आएंगे तो इस प्रक्रिया से मैं आपको परिचित कराऊंगा कि पात्र एक शब्द का इस्तेमाल किया था। पात्र मींस वन हु अटेंड द वाटर। जैसे ये क्या है, ग्लास एक पात्र है, ये बोतल क्या एक पात्र है, ये खाली है तभी मैं इसमें पानी भर सकता हूं। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में उस पात्र को खाली किया जाता था, यानी कि जो स्टूडेंट था उसका दिमाग बिल्कुल ही प्योर किया जाता। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट हैं, अब जैसे वो लगातार चैट कर रहे, ओपन क्लासेस हैं, तो जो क्लोज क्लासेस हो जाएंगी तो उसमें तो डांट पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई किसी को दिल भेज रहा है, कोई किसी से नंबर मांग रहा है, तुम कैसी हो, इस तरह के जो चैट्स भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनका जो वो पात्र नहीं है, ठीक है। चाणक्य ने कहा इस देश में कि शिक्षा हमेशा योग्य को दी जानी चाहिए, पात्र को दी जानी चाहिए। तो ये वो परंपरा थी जहां स्टूडेंट को पहले मैच्योर किया जाता था कि नाउ यू आर रेडी टू अटेन द नॉलेज ऑफ वेदास, ठीक है। तो ये यहां पर ये रूप हुआ करता था। तो ये बेसिकली जो ऋग्वेद है वो प्री वैदिक पीरियड के रूप में कहा जाता है, यानी कि वैदिक काल की शुरुआत ऋग्वेद से ही मानी जाती है। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 से 600 बीसी का समय माना जाता है, 1000 to 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, भूल जाओ इसको। मैं सिर्फ मैप के थ्रू
उसको कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने में आपको टाइम ना लगे। आ जाइए, अब हम मैप पे आ जाते हैं। तो आर्य सबसे पहले बसे कहां, उनका जो एक सेटलमेंट था वो कहां था? आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव, संस्कृत में यह शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है, 7 नदियों का प्रवेश। तो एग्जाम में पूछा गया था, उसमें एक नदी का नाम देके इसमें कॉम्बिनेशन पूछा गया था, तो ध्यान से पढ़ना, राइट। सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यन सबसे पहले सप्त, सप्त का मतलब होता है 7 नदियों, 7 रिवर्स के एरिया में जाकर बसे, सप्त सैंधव कहा गया। कौन कौन सी नदियां थी? वो नदियां थी इंडस, सिंधु। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, कल अगर आपने क्लास मेरी की होगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि नदियों के भी आसपास क्यों। क्या कल का कोई मेरा स्टूडेंट जवाब दे सकता है? मैंने हिस्ट्री को ज्योग्राफी के बेस पे कनेक्ट किया था। क्या कोई स्टूडेंट जिसने कल की मेरी क्लास की कोई भी इज्जत रखी हो, क्या वो मुझे बता सकता है वाई रिवर वैलीज, केवल नदियों की घाटी ही क्यों? केवल नदियों की घाटी ही क्यों? या प्लीज, भाई मेरी जिम्मेदारी आपको बताना है, मैंने कौन से बिना आपसे पूछे बताया? तो अब आपको मुझे वापस करना पड़ेगा मेरा काम, मैं किसी के साथ अपना उधार नहीं रखता। शाबाश, वंडरफुल। जितने बच्चों ने सॉइल, एग्रीकल्चर, एलुवियल सॉइल का नाम लिया, सॉइल में भी एलुवियल सॉइल, जलोढ़, मिट्टियां तो 8 तरह की होती हैं, ठीक है, लेकिन एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, बिकॉज फर्टिलिटी वहां क्या होती है, हमेशा वो रिन्यू करती है अपने आप को, नदियां लाकर बिछाती है। तो उन सभी स्टूडेंट को बधाई जिन्होंने एलुवियल सॉइल का नाम लिया, फर्टिलिटी का नाम लिया। दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा वो क्लास के साथ सीख रहे हैं, वंडरफुल बेटा। और जो केवल सॉइल कह रहे थे उन्होंने एलुवियल शब्द को हटा दिया। एलुवियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जलोढ़ मृदा, यानी मिट्टी जब नदियां लाके बिछाती रहती हैं तो उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती, वो मॉइस्चर अपने साथ नमी कंटेन करके रखती है। ये नमी ही फसलों का आधार होती। खासतौर पे उस समय की बात करें जब पंप सेट नहीं थे, जब नहरों का जाल नहीं था, तो उस समय ये मिट्टी की जो नमी होती थी, जो मॉइस्चर ऑफ सॉइल होता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द मैच्योरेशन और द जनरेशन ऑफ द, जो हमारी फसलें क्रॉप्स होती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हम ज्योग्राफी पे आ गए। झेलम, कौन कौन सी नदियां थी? ये इनका कॉम्बिनेशन एग्जाम में आया हुआ है, इंडस, सिंधु, झेलम, चेनाब, ठीक है, ये नदियों का हमारे पास जाल है। रावी, व्यास, सतलज, और एक नदी बहा करती थी जिसको सरस्वती कहा जाता था, राइट, सरस्वती नदी। तो ये नदियों का कॉम्बिनेशन है, भूलना नहीं, ठीक है। लोगों को लगता है ये जो है विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, तो संगम पे जो त्रिवेणी है, यहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदी जो है आगे चलकर जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं या तमाम तरह के परिवर्तन आते हैं, ये नदी विलुप्त हो जाती है, आगे चलकर ये गायब हो जाती है। तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज एंड सरस्वती नदियां, ये कॉम्बिनेशन यहां पर पाया जाता था। दिस इज नोन एज सप्त सैंधव प्रदेश। ये हमारा सप्त सैंधव प्रदेश था। और आप देखें कि गंधार, जो हमारा अफगानिस्तान वर्तमान में है, वहां से ये नदियां, ये अलग अलग रूपों में, शुरुआत में जो है वो जब हमारा पूर्व वैदिक काल था, यानी प्री वैदिक पीरियड, और जब आगे चलकर आर्यन का विस्तार किधर की तरफ होगा, तुम नेचुरली बताओ कि आगे चलकर जब तुम मान लो अंग्रेजों ने कहा कि ऑस्ट्रिया रीजन से आए, यानी कि ये जो है वो क्या हुआ, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन रीजन से आए, अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लेकर आए, अब ये यहां से यहां तक आ रहे हैं, आगे चलकर नेचुरली इनका विस्तार कहां होना चाहिए, आप मुझे बताओ। इधर आपका कोस्टल एरिया है, इधर आपका एलिवेटेड है, यानी कि लैंड यहां पर ठीक नहीं है, तुम अभी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हो, तुम घुमंतु हो, नोमैडिक हो, तो नेचुरली तुम कहां सेटल होना चाहोगे? जहां तुम्हारे पास फर्टिलिटी, फूड सिक्योरिटी, तुम्हारे पास इनकम सिक्योरिटी को मेंटेन करने और अपनी आबादी को बढ़ाने के सारे जो है वो साधन मौजूद हो, सेटलमेंट मौजूद हो, राइट।